इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा। आज एपिसोड 109 में आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के मुतालिक जिसके ऊपर पूरी दुनिया की तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं, और वो है ट्रेड की। और ट्रेड एक ऐसी चीज़ है जो कि साला साल और हिस्ट्री में आपने देखा कि चलती चली आ रही है। पूरी जो इंसानियत है उसके अंदर ट्रेड का बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है। और उस तमाम तर ट्रेड के अंदर जो ट्रेड रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हैंड डायनेस्टी से स्टार्ट होने वाला सिल्क रोड, जिसे हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले ट्रेड रूट की अहमियत हासिल है, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी जंगें भी इन ट्रेड रूट्स को हासिल करने, तोड़ने, ख़त्म करने के ऊपर जारी रहीं। और हिस्ट्री का कोर्स इन तमाम तर ट्रेड रूट्स के ऊपर ही चेंज हुआ। बड़ी बड़ी फ़ौजें इन ट्रेड रूट्स को देखते हुए बनाई गई, और बहुत सारे बादशाहों को बहुत सारी जंगें जीतना और जंगें लड़ना पड़ी इस हवाले से ट्रेड रूट्स को देखते हुए। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टाइम के अंदर ट्रेड रूट्स के हवाले से क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, और हमारे ख़ित्ते की इस हवाले से क्या अहमियत है। हमने देखा कि चाइना ने एक वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया था, और उसके अंदर ही हम सी पैक यानी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका हम पार्ट हैं, और वो बड़ा तेज़ी से वो सिलसिला चल रहा था। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है हो ही नहीं सकता कि जो हमारी एनिमीज़ हैं इस खत्ते के अंदर वो इस चीज़ से कभी खुश होते, और उसका कुछ ना कुछ जो अल्टरनेट कोई ना कोई सोल्यूशन वो लेकर आना चाह रहे थे। और आई बिलीव कि अब वो उस चीज़ को लॉन्च कर चुके हैं। तो उस मुतालिक आज हम जानेंगे, और सलमान भाई से जानना चाहेंगे कि सलमान भाई, ट्रेड रूट्स की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है, और आजकल पाकिस्तान का इन तमाम तर ट्रेड रूट्स के हवाले से पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या किरदार है पाकिस्तान का? जी। जी अमर, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेड रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मईशत चलाने के लिए जो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये ट्रेड रूट्स होते हैं। यानी आपने अपनी जो अशिया खुर्द-व-नोश हैं या अशिया दरामद और बरामद की बात जब आप करते हैं, तो ये वो ट्रेड रूट्स ही होते हैं कि जिसके ज़रिए आप ये इंश्योर करते हैं कि जो आपकी ट्रेड्स, आपकी जो गुड्स हैं वो आया जाया करेंगी सेफ़ली, और उस पे आपको मुनासिब टैरिफ भी मिलेगा, जिसे टैक्स कहते हैं आम लफ्ज़ों में। तो उससे आपको आमदनी भी होती है हुकूमत को, और उससे आपकी जो चीज़ें हैं वो जो है वो बरामद आप कर सकते हैं दूसरे ममालिक तक, और उसी फिर रूट्स के ज़रिए जो है वो दरामद भी होती है। तो ये बड़े इंश्योर करना आपको बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री को कि स्मूथली सारा मामला चलता रहे ट्रेड रूट्स का, और उसमें कोई जो है वो ब्लॉकेड ना हो, उसमें कोई जो है वो हिंडर ना हो, और उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि जिसकी वजह से वो जो सप्लाई चेन है ट्रेड रूट की, वो किसी तरीके से मुतासर हो जाए। तो ये हर कंट्री को मेक श्योर करना पड़ता है कि उसका ये जो मईशत का पहिया है वो स्मूथली चलता रहे, और उसके अंदर कोई जो है वो इंटरप्शन ना हो। तो इसलिए ट्रेड रूट्स तो होते हैं इंपॉर्टेंट, और एक तरह से जैसे मैंने बताया आपको कि कंट्रीज़ का कमाई का ज़रिया भी होते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखें, और हम ये बात इसमें तमीज़ बाँध चुके हैं कई प्रोग्रामों में, कि दुनिया जो है वो बाइपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, अब यूनिपोलर नहीं है। और इसमें चाइना और रशिया मिलके एक इकोनॉमिक जो है वो पोल के तौर पर उभरे हैं, और एक तरह यूनाइटेड स्टेट्स है। तो अभी आप हालिया ये देखते हैं कि 2013 में जिसका आपने ज़िक्र किया, OBOR, वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, और BRI भी किसे जिसे कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में चाइना ने इनिशिएट किया था अमर, और उसमें 2013 में किया था। उसके बाद से लेके और जो हमारा जो पाकिस्तान सेंट्रिक अगर आप बात करें, तो CPEC जो था वो भी उसी का ही हिस्सा था बेसिकली, उसका एक छोटा सा हिस्सा था। और
बड़ा जो अगर आप होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे तो वो OBOR प्रोजेक्ट था जो 2013 में इनिशिएट किया था, तकरीबन 10 साल हो गए इस बात को। पिछले 10 साल हम जो है वो खुशियाँ मनाते रहे कि यार CPEC जो है वो हमसे होके गुजरेगा, और गवादर से उसकी कनेक्टिविटी थी, चाइनीज़ प्रोविंस से, काशगर से, चाइनीज़ काशगर से गवादर तक की जो है हमारी वो कनेक्टिविटी थी। ये पूरा आप जो फ्लैश करा रहे हैं, ये पूरा OBOR का मैप है, और जिसमें बात हो रही है सिल्क रोड को रिवाइव करने की, और जो मैरीटाइम सिल्क रोड है उसको भी दोबारा से जो है वो बहाल करने की। तो ये चाइनीज़ ट्रेड इस तरीके से पहले हुआ करती थी। अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो हम आगे जाके आपको हवाला देंगे कि इस्तांबुल भी इसमें आता है, जो ओल्ड सिल्क रोड में कि ईस्ट और वेस्ट से जो ट्रेड होती थी उसमें इस्तांबुल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहाँ से होकर सभी गुजरती थी, तेहरान और फिर इस्तांबुल और फिर यूरोप। और आप पीछे देखें तो फिर वहाँ से जो है वो यहाँ तक मामला जाता था, और फिर कोलंबो की पोर्ट जो मेरी टाइम ये दोनों रिवाइव करने लगे क्योंकि वो बाईपास कर रहे हैं, तो बांग्लादेश, फिर कोलंबो, और फिर वहाँ से जो है वो केनिया, और केनिया से अगर आप देखें रेड सी के थ्रू, अगर आप यहाँ देखें कि रेड सी के थ्रू नहर सुइस से फिर ग्रीस को जोड़ रहे हैं, मेरी टाइम वाला रूट जो है। तो ये पूरा OBOR का जो है वो पूरा एक प्रोजेक्ट था। चाइना ने इसको 150 कंट्री से कनेक्ट करना था, 150 कंट्री से, जस्ट इमेजिन 150 कंट्रीज इनमें कनेक्ट होने थे। CPEC तो उसका एक छोटा सा हिस्सा था, जुज था छोटा सा, जिस पे हम खुशियां मना रहे थे 10 साल तक, लेकिन हमारी खुशियां जो है वो शॉर्ट लिव्ड साबित हुई। और हुआ ये कि अचानक से उस पर सुस्त रवि का शिकार हो गई CPEC का प्रोजेक्ट, और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज की वजह से बताया गया, कुछ बताया गया कि वैसे ही सिंगापुर पोर्ट को फिर दे दिया है, फिर उससे ले लिया है, इस तरीके मामला चलते रहे। और हमने वो इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको मैं हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी कहता था CPEC को, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर CPEC टाइमली बन जाता और फंक्शनल हो जाता, तो जिस बात जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन है रीजनल, उनकी किसी की जरूरत नहीं थी आपकी तरफ देखने की। उसकी वजह ये है कि जब चाइना का जो है वो ट्रेड रूट आपसे होके गुजरेगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करे, जैसा कि मैंने शुरू में बात करी। क्योंकि अगर आप उसका ट्रेड रूट डिस्टर्ब करेंगे तो बेसिकली वो ये समझेगा कि आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, और फिर वो कूद जी जाएगा उस कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसीलिए मैं इसको हमेशा जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी समझता था पाकिस्तान की। पर हमारी खुशियाँ, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ज़्यादा अरसे तक चलती नहीं है, तो बड़ा बहुत ही उसकी शेल्फ लाइफ जी कम जी होती है हमारी खुशियों की आजकल। अब ये हुस्न इत्तेफाक है, क्या बोल सकते हैं इसको। तो वही हुआ, और उस पे जो नेल इन द कॉफिन जिसे कहते हैं, वो जो लगाई है, वो लास्ट वीक अमेरिकन जो है एम्बेसडर पाकिस्तान में, वो अचानक से गवादर का दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, और उसके बाद जाके कहते हैं कि अमेरिका बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और ये और वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज और ये और वो, जो आपको पता है ये फैंसी आजकल फ्रेजेस बड़े यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब कुछ करना चाहते हैं। और वही कहते हैं कि जो गवादर वाला जो ये CPEC का जो प्रोजेक्ट था, दबे लफ्जों में उन्होंने बिटवीन द लाइन ये कहा कि ये CPEC वाला जो था ये तो बेसिकली डेड हो चुका, ये प्रोजेक्ट डेड हो चुका, खत्म हो चुका। ये दबे लफ्जों में उन्होंने आपको बता दिया। ये तो मैं बहुत आपको लाइटर, आप बहुत जो है सुर्खी जो है वो फ्लैश करा रहे हैं। बेसिकली दबे अल्फाजों में उन्होंने ये कह दिया है कि जो CPEC का जो आपका प्रोजेक्ट है, जिसमें आप 10 साल से खुश हो रहे थे, जो आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी समझते थे, वो बेसिकली इट्स नाउ डेड। तो क्यों डेड? क्योंकि आपका पूरा मुल्क ही वॉशिंगटन से कंट्रोल हो रहा है। सबको पता ही बात है कि इसमें तो कोई शक की कोई बात नहीं है। आप ज़रा रिजीम चेंज ऑनवर्ड्स आ जाए, ठीक है? तो वो बेसिकली लास्ट नील इन द कॉफिन में मैं इसको कहूँगा कि वो ये थी कि वो खुद गए, बज़ाते खुद गए, विज़िट करना पड़ा उनको, और उन्होंने वहाँ जाके बोला कि हम बलूचिस्तान में खैर-ख्वाही चाहते हैं आपकी, हम बलूचिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं माइनिंग में, इधर-उधर, और आपको ये जो अल्टरनेटिव है CPEC का वो देना चाहता है। इसका मतलब ये है कि एक और लाल बत्ती के पीछे हमें लगा दिया गया, और वो जो प्रोजेक्ट 10 साल से जिसको बिल्कुल अपने फिनिशिंग टच में था जो, उसको वो अचानक से हवा हो गया। एकदम अचानक से डिसअपियर हो गया वो सब कुछ। और चाइना इस पे बहुत ज़्यादा नाराज़ है पाकिस्तान से, और चाइना तमाम तरह इन्वेस्टमेंट, और फिर जब बात हुई थी तो फिर हमारे यहाँ सूबाई मामला शुरू हो गए थे कि बोला था कि CPEC, हालांकि बनता ये था कि CPEC सीधा सीधा आता इस्लामाबाद से, और KPK से होता हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ सीधा गवादर को टच करता। लेकिन हमने उस पर भी पॉलिटिक्स में टाइम वेस्ट किया, हमने नहीं किया। जो हमारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं जी 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 वो बाकायदा उनके पैनल पर हैं, जो इस प्रोजेक्ट को सैबोटाज करना चाहते थे। उन्होंने शुरू कर दी गेम, क्या कि भाई ये रूट घुमा के लाहौर से लेके आओ। अब बताओ, लाहौर पाकिस्तान का मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है,
उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता कि जब सी पैक आ रहा हो सीधा सीधा चाइना का माल, तो वो लाहौर ईस्ट पे क्यों जाएगा वो, जब सीधी सीधी स्ट्रेट। भाई बेसिक मैथ्स और ज्योमेट्री बताती है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? ये एब्सोल्युटली। ज्योमेट्री है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज स्ट्रेट लाइन। ओके, सीधा आप इस्लामाबाद, वहां से काशगढ़ से इस्लामाबाद से होते हुए सीधा आप गवादर को जोड़ते, जिसमें केपी क्या था और बलूचिस्तान था। सिंध और पंजाब से इसका कोई ताल्लुक बनना ही नहीं था। आप गवादर और कराची का जो है वो रोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि दोनों पोर्ट्स हैं और ये शेयर कर सकती हैं बर्डन। कल कला को अगर ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कार्गो का, तो ये शेयर कर सकती हैं उस वजह से। बाकी किसी का कुछ बनता ही नहीं था इसमें। लेकिन आपने लाहौर से वो रूट घुमाया, पूरा पंजाब सेंट्रल से ईस्टर्न से होता हुआ लेके आके आप उसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। आपकी ब्यूरोक्रेसी फिर माशाल्लाह, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी 10 साल आपने इस छोटे से रूट में, सिर्फ 3000 किलोमीटर का रूट है। मैं आपको बता रहा हूँ OBOR का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं था। ये जो 3000 किलोमीटर की आपने रोड बिछानी थी जिसमें पूरा चाइना इन्वेस्ट कर रहा था, उसमें भी आपने इसको जैसे बैक बर्नर पे डाल देते हैं आप हर चीज, बैक बर्नर पे डाल दिया, स्लो कर दिया और वो कंप्लीट नहीं हो सका। और जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बननी थी, देखो दुश्मन को एक बात आपकी स्ट्रेटेजिकली इंश्योर करनी है कि आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो। जब दुश्मन अटैक करे तो आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो। एमर, इसको इस स्ट्रेटेजिक पहलू से जरा देखो, है कि नहीं है? अब कोई स्टेक्स नहीं है, कोई वो कहते हैं ना स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है चाइना के साथ। आपके पास एक दोस्ती जारी है जिसको आप बोलते हो सो कॉल्ड के हिमालय से ऊंची है और जो है वो बहरुल काहिल से जी, गहरी सलमान है। भाई, और मुझे समझ में ये नहीं आया कि इतना 10 साल हमने लगा दिए और बड़ी मुश्किलात से ये मामला सेटल हुए थे। और जो टेररिज्म के मामला थे, वो एक हमने एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया था कि इस रूट को हम बनाएंगे, क्योंकि चाइना से इंजीनियर्स ऑफ कोर्स आ रहे थे। यहाँ लोकली भी हमारी काफ़ी जॉब जो है वो जनरेट हुई थी, क्योंकि लोकल जो लेबर तबका है वो भी इन्वॉल्व था पूरी तरह। और मैं तो कुछ जो हिस्से थे बनते हुए मैं देखते हुए भी आया हूँ। 2019 में जो नॉर्थ के अंदर जो बन रहे थे, चाइना से जो रूट आ रहा था पूरा, इसके अंदर टनल्स भी थे और बाकी सारे मामला भी। तो फिर इतना आसान कैसे हुआ उनके लिए कि ये इन्होंने बिल्कुल अचानक ही चीज़ें ख़त्म कर दी और बिल्कुल ही हम जो है बिल्कुल बैक ऑफ पे आ गए? तो ये इतना आसानी से कैसे हो गया? मैं एक और बात बताता हूँ आपको, आपको समझ में आएगी बात। एक और बताता हूँ, आपने ईरान से भी एक पाइपलाइन का मुआहदा किया था, याद है आपको? जी, जी, जी। गैस पाइपलाइन गैस पे। पाइपलाइन का। ईरान ने आपके सरहद तक पाइपलाइन बिछा दी है, आपको पता है ये बात? जी, जी, सरहद बिल्कुल। तक आपके, लेकिन आपने नहीं लेके गए। उसमें आपकी बिजली भी सस्ती हो जानी थी, उसमें आपको सस्ती गैस मिलनी थी, ठीक है, और उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी कर सकते थे। लेकिन आपने अमेरिका के प्रेशर में आके ईरान की सरहद पे पड़ी हुई है वो पाइपलाइन, लेकिन आपने नहीं किया। उसको वहीं का वहीं उसको डेड कर दिया प्रोजेक्ट को। और ये दूसरा दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको आप डेड करने लगे। और अमेरिकन अमेरिकन एम्बेसडर का गवादर में विजिट करना और ये वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये प्रेस टॉक करना और बोलना और दबे अल्फाजों में मुस्कुराहट के साथ, एक ईविल मुस्कुराहट के साथ ये बोलना कि भाई हम चाहते हैं यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करना। तो फिर आपको पता है कि एक म्यान में दो ही तलवारें, दो तलवारों में से कोई एक ही रुक सकता है एक म्यान में, आपको भी पता है ये बात। अगर आप बायपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हो अहमद, तो एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी ना, दो तलवारें तो नहीं रह सकती। फिर या तो फिर गवादर में चाइना आगे बैठेगा या फिर अमेरिका आगे बैठेगा, दोनों में से कोई एक आगे बैठेगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल बात है, ये तो स्कूल अच्छा बॉय को सुमन भी भाई, समझ में आ जाएगी। एक और चीज़ भी मुझे बताइएगा। ऑफ कोर्स देखिए, जहाँ तक हम यूएस की बात करते हैं, यूएस का मुझे ऐसा लगता है कि इस रीजन के अंदर उनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही है और इवेंचुअली वो कमज़ोर मज़ीद हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह पहले पाकिस्तान के मामला थे, अब वैसे मामला तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक तरह से काइंड ऑफ कामयाब हो गए हैं कि भाई सी पैक को सबोटाज आपकी कर दिया उन्होंने। आपकी बात 100% सही है कि, और ये हम इस पे बहुत डिस्कस भी करते हैं कि उसकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, ना सिर्फ इस रीजन से बल्कि पूरे मुल्क से, मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड से उसकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है। और वो जो जाहिर सी बात है, यही हम डिस्कस करते हैं कि बायपोलर वर्ल्ड का मतलब ये है कि उसकी ग्रिप एज ए सुपर पावर कम से कम होती चली आ रही है। और अमेरिकन ऑथर खुद लिख रहे हैं कि वो इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ है, ये सबको पता है, चलो इसमें तो कोई डिस्कस। अमेरिका की इस रीजन में जो है वो ग्रिप बिल्कुल कमज़ोर हो रही है। लेकिन इसकी एक इस्tisna है, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में उसकी ग्रिप कोई कमजोर नहीं हुई है, बल्कि पक्की हुई है और स्ट्रांग हुई है। पाकिस्तान में उसकी ग्रिप स्ट्रांग हुई है।
लेकिन चाइना ये हो या एक्सेप्शन है। अमेरिका हो सलमान भाई, लेकिन हर कोई अपने स्टेक्स के मुतालिक अपने जो उनके मफादात होते हैं ऑफ कोर्स वही देखेगा। तो पाकिस्तान का मफाद ज्यादा किस तरफ सही है, अमेरिका की तरफ सही है या चाइना की तरफ भाई सही है, ये वो क्या हम कहते अभी हैं तक कि डिसाइड नहीं कर पाए। यू कैन फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चूज योर नेबर्स। समझ में आ गया? मैंने आपको समझा दिया ये बात। एब्सोल्युटली जी हाँ, बिल्कुल सही। आपके मफादात आपके पड़ोसी के साथ है भाई। और जो कि आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा है, आपसे कोई मून नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है मेरा ट्रेड रूट गुजार दो, टैरिफ लेने ले लो, वेयर हाउसेस बनाने बना लो, मतलब तुम जहां से इंफ्रास्ट्रक्चर टनल पुल जो बोलोगे बना दूंगा मैं, मुझे गवाता तक छोड़ दो। जो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी टूल टैक्स के मद में, लेबर ये वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो सब तुम्हारा। ट्रेनिंग भी दूंगा मैं तुम्हें बना बना के भी दूंगा। अमेरिका तो अमेरिका की तो हिस्ट्री अमेरिका ने कभी डेवलप नहीं किया। मुझे आप बताओ ना, अमेरिका ने आपका क्या बना के? आपकी एक स्टील मिल है, ये उस जमाने की बात है जब आपके सोवियत यूनियन से ताल्लुकात अच्छे थे, उन्होंने बना के दिए। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक एसेट आपके यहाँ क्या बनाए मुझे बताओ, सिवाय गद्दारों के खरीदने के। अमेरिका ने आपके यहाँ क्या इन्वेस्टमेंट की है, मुझे ये तो बता दो बस। मुझे बताओ क्या चीज बनाई है। सारी कुछ भी की नहीं। सारी आपकी सारी की सारी आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो इन लोगों ने बना के दिए हैं। अच्छा, बात रही डिफेंस की, वो आप पैसे देते हो भाई। F-16 उनकी 80s की टेक्नोलॉजी है, वो तुम खरीद के बैठे हो, उसके आप पुर्जे नहीं दे रहे, वो आपको कह रहे नहीं है, जाओ भाग जाओ। फिर आप उसके पुर्जे आप तुर्की के पास जाते हैं, क्योंकि तुर्की के पास भी F-16 है। तुर्की को बोलते हैं भाई तूने अगर उससे लिया है तो मुझे इनडायरेक्ट दे दे। ये मतलब सप्लाई चेन चेक करें पाकिस्तान की माशाल्लाह, मतलब मजबूरियां हमारी चेक करें, हमारी हमारी जो है वो लिमिटेशंस जरा चेक करें आप। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल डिपेंडेंट होके बैठे हुए थे अमेरिका पे। और 71 में इंदिरा गांधी फौरन चली गई सोवियत यूनियन भाग के मदद लेने के लिए। और हमने जब अमेरिका को बोला, हमारा उस वक्त दोस्त अमेरिका था 71 में जब बांग्लादेश बना, हमारा दोस्त अमेरिका था उस वक्त सो कॉल्ड, और इनका सोवियत यूनियन था। इंदिरा गांधी निगोशिएट करके साइन करके आ गई ज्वाइंट पैक, और उन्होंने सबमरीन्स भेज दी अपनी सोवियत यूनियन ने, जो कि पेट्रोल कर रही थी बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल के समंदर में वो पेट्रोलिंग कर रही थी। उसके डर से अमेरिका ने बोला मैं अपना बेड़ा नहीं भेज सकता आपकी मदद के लिए। पाकिस्तान को बोला मैं आपका दोस्त हूं लेकिन मैं आपका बेड़ा नहीं भेज सकता, क्योंकि वो है ना वहां पे सोवियत सबमरीन्स पेट्रोल कर रही हैं। अब आप मानेंगे? मतलब कहीं तो उसने साथ दिया हो हमारा भाई, कहीं तो बता दो मुझे, कहीं तो साथ दिया हो। हर जगह अयूब खान कितना बड़ा मतलब टाउन था अमेरिका का, सबको पता है ये बात, सबको पता है। वो भी किताब लिखता है, वो कहता है कि अमेरिका का दोस्त होना तो जो है वो खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का जो एलाय होना है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये किताब का टाइटल है। ओ भाई मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, ये जो लोग उनसे डील कर चुके हैं वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं ये बात। जो जो सालों तक उनसे डील कर चुके हैं वो और आपकी वाली बात, हम आपकी जो बात पे मैं आता हूँ, एक्सेप्शन हम है। अमेरिका का उस पूरे रीजन पे से जो है वो शिकंजा जो है वो ढीला हो चुका है, सिवाय हमारे। सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर ये तो मोमिन की शान है कि वो किसी एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता। तो फिर क्या हम उसके लिए कहाँ मोमिन पर। उसके लिए मोमिन होना ओके। जरूरी है ना। आपने खुद ही जवाब दे दिया भाई। अगर मोमिन हो तो डसा नहीं जाएगा एक सुराग से दो दफा ना। ये तो आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अहलन वसहला मरहबा, बिल्कुल ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं आप, है ना। सदक अल्लाह अजीम और सदक रसूल करीम, इस पे ये बोला जा सकता है कि अल्लाह और उसके रसूल सच बोलते। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि उसकी ग्रिप पूरे रीजन पे से गई, हमारे मामले में टाइट हो गई। और अच्छा, अब आप आए, मामला ये नहीं है, इसको जरा तनाजुर में देखें। तनाजुर में ये देखें कि सिर्फ आप प्रेस मतलब टॉक नहीं की गवादर में जाके, उसके बराबर में जो G20 में एलामिया हुआ है, जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर है, अगर वो उसको प्रमोट कर रहे हैं तो वो क्यों प्रमोट करेंगे गवादर वाले सी पैक के प्रोजेक्ट को? ये आप खुद बताए ना। ये तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी अमेरिका के पार्ट पे। वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते मेरे भाई, उनका एक गेम प्लान होता है, उसके हिसाब से चलते हैं। अब आप आ जाएं उस प्लान पे जो OBOR के मुकाबले में अमेरिका ने अरबों को मिला के और इंडिया से इनिशिएट करवाया है ये रूट। अब ये रूट जी। शुरू होता है मुंबई की पोर्ट से, जिसको बॉम्बे कहते हैं। मैं आज भी बॉम्बे ही बोलता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बॉम्बे से शुरू होता है, ठीक है, बॉम्बे पोर्ट से ऑल द वे इंडियन ओशन, और ये आपका पर्शियन गल्फ वाली जगह पे आके जबल अली जो दुबई की पोर्ट है, वहां पे ये अपनी जो गुड्स है वो डॉक करेगा, मतलब उतारेगा, ठीक है, अनलोड होंगी। वहां से
बाय रोड, और जो अब इनका रेलवे नेटवर्क भी बनने वाला है, यहां से ये कनेक्ट करके ऑल द वे सऊदी अरब को अक्रॉस करके बराबर में ये सीधा ले जाएंगे इसराइल की पोर्ट हैफा, या उनकी और भी पोर्ट्स हैं तिल अवीव के पास, मोस्ट प्रोबेबली हैफा, वहां वो ले जाएंगे। अब इसराइल के जो पोर्ट है, सी पोर्ट, वहां पर ये सब गुड्स जमा होंगी, और जिस यूरोपियन कंट्री को जाना होगा, तो आप देखें कि इसराइल के बाद मेडिटेरियन सी जो खुला हुआ है, अब जिस यूरोपियन कंट्री को आपने भेजना होगा वहां से आप भेज देंगे। अब इसमें हुआ ये अहमर, इजिप्ट की नहर सुइज बाईपास हो गई, हो गई, हो गई। इसमें जॉर्डन बाईपास हो गया, इराक बाईपास हो गया, सीरिया बाईपास हो गया, ईरान बाईपास हो गया, ये सब बाईपास हो गए। और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं इस पूरे रूट के, ना वो अरब है, वो है दो कंट्री, इंडिया और इजराइल। इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आती है, इंडिया से गुड इनिशिएट होंगे और इजराइल पे जमा होंगे फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। बात आप समझें, और ये OBOR के मुकाबले का रूट है जो यूएस बैक्ड है। हाँ, ये फुली यूएस बैक्ड है, तो वो आपके सीपैक को क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? वो क्यों होने देंगे? इंडिया और यूएस पहले ही अपने रिजर्वेशन शो कर चुके हैं सीपैक पे, वो कह रहे थे कि ये रूट सही नहीं है, ये नहीं बनाओ। और उनसे पूछते हैं कि वो भाई आप एक्सप्लेनेशन दो क्यों ना बनाए, तो वो बिजार किस्म की जो है वो एक्सप्लेनेशन सामने से आती है कि भाई नहीं नहीं नहीं, हीला बहाना, ये ना करें वो ना करें। फिर ईरान को, इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट की कि भाई किसी तरह गवादर को सैबोटाज करें, लेकिन ईरान ईरान जो है OBOR का पार्ट बन गया चाइना के साथ, तो वो इंडिया का ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो सका। मैं आपको पूरा जियो स्ट्रेटेजिक सीन बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है मेरा सलमान भाई, सऊदीया फिर कहाँ खड़ा हुआ है? क्योंकि सऊदीया तो एक तरफ आप ईरान से भी उनके मामला बेहतर हो गए चाइना की वजह से, एंड देन फिर अभी बीच में ये वाला रूट आ रहा है, तो ये सऊदीया के थ्रू जा रहा है। यार तो मुझ पे लगवाएगा फतवे, ऑलरेडी मुझे बहुत फतवे लग चुके हैं, ऑलरेडी मुझ पे लग गए बहुत फतवे, ठीक है, लगे हुए और मुझ पे बहुत फतवे लग गए। देख भाई, लेकिन जहां तक बात है हक गोई का और सच बात का, वो ये है कि सऊदी अरब इस स्कैम का हिस्सा है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इस स्कैम का हिस्सा है, और दे आर हैप्पी। अभी आपने देखा G3 के बाद मोहम्मद बिन सलमान एक्स्ट्रा एक दिन रुके हैं वहां पे इंडिया में, और MOUs जो साइन हुए हैं उनकी तादाद बताई जाती है कि 30 से 40 MOUs साइन हुए हैं भाई, अलग से बायलैटरल। तो ये जो रूट आप बात कर रहे हैं इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का, जो कि यूएस बैक्ड है फुली, वो OBR के मुकाबले का है, मतलब उसको कम्पीट करने के लिए बनाया गया है, और उसमें फुल सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स की। और मत भूलें जो हम बात करते थे, क्वाड था एक, याद है आपको? क्वाड थी ऑर्गेनाइजेशन, चाइना को क्या बोल रहे थे, चाइना को कंटेन करेंगे। अब चाइना को कैसे कंटेन करेंगे? उसका जो ट्रेड रूट है उसको सैबोटाज करने की कोशिश हो रही है। और इंडिया ने तो अपना एक्सपोर्ट का हजम भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया सलमान भाई, बढ़ा दिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं इस रूट के हवाले से, अगर हम उसको कंप्लीट करें, टर्की ने बीच में रोला डाल दिया। टर्की ने बोला भाई अगर ये तुम मुझे बाईपास कर जाओगे, जॉर्डन को भी बाईपास कर जाओगे, सीरिया को भी, तो फिर तुम तो अगर इसराइल पे उतार दोगे तो इसराइल तो डायरेक्ट मेडिटेरियन सी से सबको यूरोप को भेज देगा, तो फिर मैं कहाँ गया? इस्तांबुल कहाँ है इन सब में बीच में खड़ा? तो तुर्की ने बोला कि भाई जो सेंट्रल एशिया से रूट आता था, सिल्क रोड जिसे कहते थे, जिसका आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, तो वाई नॉट कि आप वो रिवाइव करें दोबारा। लेकिन टर्की की कोई सुनी नहीं जाएगी इस बात में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बात हो रही है नेगोशिएशन, इसमें इंडिया है, इसराइल है, यूएस है, सऊदी अरब है, ये 4 बड़े प्लेयर हैं, और यूएई को भी इंक्लूड कर लें, तो उनके मुकाबले में टर्की का कोई वेट बनता नहीं है, आपको पता है। तो अब चाइना के पास फिर क्या क्या फिर ऑप्शंस मौजूद रहे सलमान भाई? चाइना के पास अब ये कि जल्दी से आए पाकिस्तान के पास, ठीक है, पाकिस्तान फिर से अल्लाह ताला ने फिर इंपॉर्टेंस दे दी इसको, ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंस मिलती रहती है लेकिन ये मौके से आया करता रहता है, ठीक है। फिर आ गया, फिर आने के बाद चाइना के बाद 2 रूट हैं, एक साउथ चाइना सी से गुजरता है, मैंने आपको बताया था, और एक रूट ये गवादर वाला, ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं, मैं एक और बात बताता हूँ, जियो पॉलिटिक्स की हम बात करें तो जियो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में दोनों कनेक्टेड है, यूं है, इंटरवीन्ड है। इंडियन इलेक्शन से पहले इंडिया आपके आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाली पट्टी पर एक मैसिव अटैक की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और वो मैसिव अटैक का मतलब है कि वो जो रूट गवादर तक जाता है, अगर वो चौक कर देते हैं उसको, तो वो तो खत्म।
उसी असना में अगर साउथ चाइना सी में टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो चाइना का जो ट्रेड रूट है मेन, वो 2 ही तरीके से जाता है। एक साउथ चाइना सी से जाता है और एक यहाँ से होके जाता है, ठीक है? तो इधर इन्होंने काम स्लो करा दिया, गवादर को पूरा फंक्शनल नहीं होने दिया, और उधर जो है साउथ चाइना सी में अगर जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन नेवी की मदद से अमेरिका खुद आ गया पैसिफिक में अपने कैरियर लेके, आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर है, इनके महीनों-महीनों खड़े रहते हैं पानी में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और न्यूक्लियर रिएक्टर से चलते हैं, उनको कोई फ़र्क उसमें मतलब जो है आप देखें कि सैकड़ों के हिसाब से अगर वो कंबाइन कर लें, तो उनमें हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जहाज़ होते हैं, सब खड़े होते हैं और वो सब साथ-साथ खड़े होते जी, हैं, और फिर तो अगर वो ब्लॉकेड उन्होंने साउथ चाइना सी में कर दिया उस तरह, और यहाँ पे इंडिया ने, और इंडिया के 2 मकासद थे। एक तो इलेक्शन विक्ट्री के लिए उनको पाकिस्तान का कोई ना कोई नुकसान करना है, ये तो आपको पता है। 2024 में जो उनके इलेक्शन हो रहे हैं, उनको कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ ज़ुल्म किए हैं, सब कुछ है, आपको पता है। जो फॉरेन पॉलिसी पे उनको एडवांटेजेस मिले हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था, वो फॉरेन पॉलिसी पे हैं, उनको मिले एडवांटेजेस। इंटरनली इंडियंस का बुरा हाल है, महँगाई है, ठीक है? माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उन्होंने मामलात किए हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस के खिलाफ मणिपुर में क्या हुआ है सबको पता है। हमारा मीडिया पता नहीं क्यों नहीं बताता, मणिपुर पूरी दुनिया में सुर्खी बना हुआ है, लेकिन सिवाय पाकिस्तान की। मेरे को समझ में नहीं आता हम किस-किस हम ये तो है कि दोस्ती नहीं निभाना आती, हमें तो दुश्मनी भी निभाना नहीं आती भाई। हमें तो पता ही नहीं है कि मतलब कहाँ पे प्रोपेगेंडा उठाना है और कहाँ पे काउंटर करना है, कुछ नहीं पता। क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको पता है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि बाबर आज़म के वालिद से बात होके वो रोने लग गए, इस तरह की हेडलाइन्स होती है हमारे यहाँ। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बाबर आज़म अगर रो गए अपनी वालिद से बात करते हुए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब पाकिस्तान की ज़ात पे, पाकिस्तान की सेहत पे क्या असर पड़ता है? ये एक इंडिविजुअल का मामला है, मतलब इससे क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान को भाई? मतलब और जो मतलब क्रिकेट मुझे में भी समझ तो नहीं हम आया। सही से सेट नहीं कर पाए ना, अभी हमारी बात ऑफलाइन भी हो रही थी। वो एशिया कप मतलब का वो हाल तो आपके सामने। ये सामने वो मतलब ये इंडिविजुअल इमोशनल जो मौके वाली चीजें ये क्यों ले आते हो आप? मतलब नेशन की हेडलाइंस चल रही है भाई, पूरा नेशन सुन रही है, तो मेरे से इससे क्या ताल्लुक है? अगर तुम्हारा और मेरा भी ऐसे मूवमेंट्स होते हैं इमोशनल, वो तो नहीं आते, मतलब तो मतलब उनका क्यों, मतलब वो तो उनकी अपनी जिंदगी के जाती मामला है, ठीक है ना? हमारी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को अभी तक ये भी नहीं पता कि हेडलाइन बनाते किसको है, मतलब ये भी नहीं पता, अनफॉर्चुनेट बात है, ठीक है? अच्छा, ये अल्टरनेटिव रूट है, टर्की का रोना अपनी जगह पर है, लेकिन कोई उसका मदावा नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको पहले। इंडिया के इस तनाजुर में देखें, इंडिया 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी को जीतना ही जीतना है, कांग्रेस को मौका नहीं देना। तो उसने सबसे आसान इंडिया में रेसिपी होती है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा दें और आप कामयाब हो जाए, जी, 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 जी। और फिर वही होने वाला है, और फिर वही होने वाला है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगे और उसका फायदा उठा लेंगे। बात समझ रहे हैं आप? दिस इज जी, द बिल्कुल। इजीएस्ट वे। तो उस तनाजुर में वो आज़ाद कश्मीर और वो गिलगित बल्तिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ से सी पैक होकर गुजरता है, उसको चौक करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों होगा, कैसे होगा? फॉल्स फ्लैग पहले अटैक होगा, उसकी उसकी प्रिटेक्स्ट पे हमला करेंगे। वो आपको पता है इनके पास बहुत सारे तरीके हैं कि फॉल्स फ्लैग करा दो, उसके बाद आपको पता है ना पठानकोट का जो वाकया हुआ था और वो जो हुआ था और वो जो, और इन्होंने फिर किया था, फिर अभिनंदन भी आपको पता है, फिर इबरत का निशान बना दिया गया था, सब कुछ वो अपनी जगह पर मामलात हैं। लेकिन चूंकि आप इकोनॉमिक तौर पे कमजोर हो, तो आपकी मदद के लिए कौन कौन आएगा आपकी मदद के लिए? जबकि आपके अपने जो आप मुस्लिम ब्रादर ममालिक जिन्हें कहते हो, वो तो खुद उनके ट्रेड रूट्स का पार्ट बने हुए हैं। तो आप जरा जी, सोचें कि पाकिस्तान खड़ा किधर है? पाकिस्तान अभी आइसोलेशन में है, अहमद। पाकिस्तान आइसोलेशन में है। पाकिस्तान को सोचना होगा कि इस आइसोलेशन से निकलना कैसे है मेरे भाई, क्योंकि बहुत बुरी हालत है, हालत अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं। 2024 दस्तक दे रहा है आपके डोर पे, इंडिया का इलेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है खतरे की घंटी। वहां चाइना के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। आपके यहाँ क्यों हर बात पे हम जो है वो डिक्टेशन ले लेते हैं? यही बोला था ना इमरान खान ने, एब्सोल्युटली नॉट। यही बात हो रही थी ना भाई, सारा कॉन्टेक्स्ट ही यही है। वो कहता था कि भाई मैं दोस्ती करूंगा लेकिन इक्वल बुनियादों पे करूंगा, मैं कोई जी, डिक्टेशन थोड़ी लूंगा गुलामी नहीं, आपसे, गुलामी नहीं। गुलाम थोड़ी है। और जो नेटो सप्लाईज जाती थी कराची से, मैं उस धरने का खुद पार्ट होता था 2000 जब 9-10 की बात है, जब ये किमाड़ी पोर्ट पे से जाती थी, हम खुद रोक पार्ट होते थे उसका। तो मतलब वो सारा मुझे विजुअल्स अभी जहन में आ जाते हैं एकदम, कि क्या वो स्ट्रगल किस लिए की थी, सब चीजें वो क्यों किया था भाई? वो मतलब अगर आपने ऐसे ही सब कुछ करना था कि गवादर को जीरो ही करना था आखिर में आके, तो फिर हमने ख्वाब देखे थे, वो इंश्योरेंस पॉलिसी पाकिस्तान जी, की, वो पाकिस्तान की कामयाब फॉरेन पॉलिसी जिसमें पाकिस्तान को कोई देख नहीं सकता था, इसलिए कि एक बाइपोलर वर्ल्ड का जो एक कंट्री है चाइना, उसका ट्रेड रूट हमसे गुजरेगा, तो फिर हमारी तरफ कौन देखेगा?
किसी ने नहीं देखना था हमारी तरफ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिर पाकिस्तान की अपनी आर्मी स्ट्रांग है, तो किसी ने नहीं देखना था। लेकिन हमने, दुश्मन ने एक बात इंश्योर कराई है कि पहले इनको कमजोर करके इतना कमजोर कर दो कि इनके जो 7 लोग खड़े हुए भी थे उनको भी दूर कर दो, फिर इन पे हमला करेंगे। आपको छोड़ेंगे नहीं, मत भूलें। जो जो एनिमी आपको क्रिकेट के मैदान में नहीं छोड़ रहा हो, पॉलिटिक्स में आपको लग रहा है वो जंग के मैदान में आपको छोड़ेगा, उसने आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं पहली बात। और किसी खुशफहमी में मत रहे कि ये हंसते चेहरे और हाथ मिलाते हुए और बगल गिर होते हुए लोग, किसी खुशफहमी मत रहिएगा। दिस इज द डेस्टिनी विच इज रिटन, ये होना है। इंडिया का इलेक्शन अगर खामोशी से गुजर गया ना, बगैर किसी पाकिस्तान के छेड़छाड़ के, तो आपके और मेरे लिए हम रिव्यू करेंगे पूरे प्रोग्राम को और हम बोलेंगे कि वी विल बी सरप्राइज्ड, सीरियसली आई विल बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड इवन, कि अगर ऐसा हो गया। अब बताओ, जब इस कदर खतरा दस्तक दे रहा हो और हमारे यहाँ कोई है ही नहीं डिसीजन मेकिंग। मतलब अमेरिकन एम्बेसडर के उस बयान पे कोई काउंटर बयान नहीं है यार हमारी हुकूमत का, कि भाई आप जाके गवर्नर में बात कैसे कर सकते हो और आपने क्यों बात की है। हमारे यहाँ तो हुकूमत है ही नहीं ना सलमान भाई। नहीं, हुकूमत नहीं है, लेकिन निगरां हमारे वजीर आला जो है, वजीर आजम जो है, वो बोल रहे हैं कि मैं यूएन में जाके खिताब करूंगा। वैसे हुकूमत कोई नहीं है, वैसे गवर्नेंस का कुछ नहीं पता लेकिन यूएन में वो एक होता है ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं कि वो यूएन की जो हरे कलर की दीवार है ना, उसके आगे तस्वीर खिंचाने का सबको शौक है। वो जो हरे कलर की दीवार आती है ना बैकग्राउंड में यूएन की, उसमें जी सबको जी। तस्वीर खिंचाने का शौक है। यार मैंने यूएन को एड्रेस किया था, भले जाके वहां पे एक डिक्टेटेड जो है वो तकरीर पढ़ दूं मैं जाके, जैसे नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ पढ़ के आए थे, लेकिन जाके मैं पढ़ूंगा जरूर। वो हरे कलर की दीवार आ जाए बस बैकग्राउंड में किसी तरीके से। तो हमारे तो ये सोच है भाई। और यहाँ मामला आते हैं जियो पॉलिटिक्स, ट्रेड रूट्स जो ग्लोबल डोमिनेंस के लिए बनाए गए हैं। मतलब उसमें कोई छोटी मोटी बात, चाइना का ट्रेड में OBOR बता रहा हूँ 150 कंट्रीज कनेक्टेड होने थे उसमें, लेकिन ये सैबोटाज कर रहे हैं। और एक बात बता दूं मैं, लेकिन जो पॉजिटिव बात है, जो रे ऑफ होप है, कि चाइना भी सब मामले में खामोश नहीं बैठेगा। आपको क्या लग रहा है कि चाइना हाथ पे हाथ धर के हमारी तरह बैठा रहेगा और होने देगा जो हो रहा है? चाइना और रशिया इस मामले में कूदेंगे, इंटरवीन करेंगे। और उम्मीद करो और दुआ करो अहमर, कि हमारे यहाँ से फिर वही लीडरशिप उभर जाए जो उनका उस वक्त साथ दे दे इस मामले में, और गवादर को जी जी। हंगामी बुनियादों पे वायबल कर दे। गवादर को हंगामी बुनियादों पे वायबल कर दे और सीपैक को फंक्शनल कर दे, ताकि हमारी वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो है वो दोबारा से वो रिवाइव हो जाए। ये हो जाएगा। आखिरी में सवाल एक है सलमान भाई, वो ये कि इस जी। रूट के रिवाइव होने पर पाकिस्तान के ऊपर क्या अ, असर हो सकता है इस चीज़ का इन अ नेगेटिव वे? क्या ये लोग नहीं चाहेंगे कि जिन्होंने अभी तक सबोटाज करने की कोशिश की है, अगर ये रूट दोबारा से चल पड़ता है, तो क्या इसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब नहीं हो सकते? हमें दोबारा से टेररिज्म का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? टेररिज्म का तो आपको सामना करना पड़ रहा है, अभी कर भी रहे हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो। और एक और कोशिश भी हो रही है, उस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है, बहुत भरपूर कोशिश हो रही है। ठीक है ना? और ऐसी कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाए। जबकि जबकि अगर आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान से अच्छे हो ना, तो वो रूट पे, उस पूरे बॉर्डर पे जो ड्यूरेंट लाइन है, उस पे आप एक फौजी भी ना खड़े करा करें और चलेगा आपका। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हो ना, जिस मायने में मैं बात कर रहा हूँ, जी। अगर आपकी बात हो जाए अफगान हुकूमत से कि बोले भाई आपकी तरफ से कुछ नहीं आना चाहिए और हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं आएगा, दोनों तरफ से एश्योरेंसेस चले जाएं, यकीन माने एक फौजी की आपको जरूरत नहीं होता। लेकिन कोई तो ताकत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो आपस में आपको लड़वा के कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और वो कामयाब भी होती चली आ रही है। आपके प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट सबोटाज होते चले जा रहे हैं। ईरान पाइपलाइन सबोटाज, सीपैक डेड हो गया। अब क्या नए सिरे से आपके 10 साल फिर लगाऊं मैं कोई आके फिर कुछ करूं? हर कंट्री बोलेगा यार इनके तो कोई प्रोजेक्ट पे ये ऑनर ही नहीं करते अपना प्रॉमिस, हम क्यों इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें? इस एंगल से देखें कि कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके यहाँ, आप तो ऑनर ही नहीं करते अपना प्रॉमिस। ईरान वहां तक ले आया, आप नहीं जा रहे। अच्छा, ईरान वहां तक ले आया, उसको फिर इन्होंने थोड़ा उलझाया, उसको फिर सेक्रेटेरियन मसला बना दिया थोड़ा सा। ठीक है ना? वो शिया सुन्नी वाला थोड़ा सा इंग्रेडिएंट डाल दिया, कि ये तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना? ये मतलब कोई ना कोई इनके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको कॉम्प्लिकेटेड करके कि भाई खत्म करो। ठीक है? और ये गवादर वाला ये हो गया। पहले बोला, पहले चाइनीज इंजीनियर्स पे हमला हुआ, बाकायदा अटैक्स होते थे, आपको पता है बेचारे कितने इंजीनियर्स मरे हैं, हमारे अपने लोग मरे, शहीद हुए, सारा सब कुछ हुआ। लेकिन हमने कंटिन्यू किया कि यार नहीं करना है, ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, देखो भाई ये बड़ा जरूरी है। लेकिन उसको फिर पहले डाला बैक बर्नर पे, स्लो किया उसे, ये जो हमारे यहाँ होता है हमेशा, कि उसको स्लो करते हैं पहले चीज को, और फिर अचानक से डिसअपेयर कर देते हैं।
और वही हुआ। और अमेरिकन एम्बेसडर का गवादर विजिट करके ये बात करना लास्ट नेल इन द कॉफिन है। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा आपको चाइना और रशिया से दोबारा एंगेज करने के लिए, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये आप किसी सूरत आप इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये 10 साल की मेहनत है भाई, इसको फंक्शनल बनाना होगा आपको। आने वाली जो जंगे होंगी उसमें आपको बहुत मदद देगा ये रूट, हर लिहाज से। ये आपका स्ट्रेटेजिक एसेट है जो आपके अंदर रखा हुआ है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी की। एक लास्ट सवाल सलमान भाई, जाते जाते बस फाइनल एक जी सवाल मेरा बोलिए। होगा, आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि क्या चाइना पाकिस्तान के अगले इलेक्शंस में, ये जो पूरा मामला है, पाकिस्तान के अंदर होने वाले अगले इलेक्शंस के ऊपर इन तमाम तर चीज़ों का असर हो सकता है? देखो, चाइना चाइना की एक पॉलिसी है, अनलाइक अमेरिका। चाइना की एक पॉलिसी है, वो कहते हैं ना हम किसी के मामला में इंटरवीन करेंगे और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमारे मामला में कोई इंटरवीन करे। ये चाइना की पॉलिसी है, सबको पता है, ग्लोबल पॉलिसी है उनकी। लेकिन जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हमारे, और आप देख भी रहे हैं, चाइना इस पे, देख सऊदी अरब की खामोशी जो है ना, आपको इस पूरे मामले में, जो इमरान खान बंद हैं और ये खामोशी नजर आ रही है आपको सऊदी अरब की, ठीक है। टर्की ने, जो अभी इस्तांबुल में आसिम मुनीर साहब जाके मिले हैं, मैंने सुना है और खबरों में भी आई हैं चीज़ें, कि उन्होंने डायरेक्ट आसिम मुनीर साहब को बोला है उर्दुगान ने कि भाई ये क्या हो रहा है, आप जरा बताएं ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में। चाइना भी दबे अल्फाजों अपने एम्बेसडर के थ्रू ये बोल चुका है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, आपको लोग कोई सीरियस नहीं ले रहे, आपको आपको कुछ शो करना पड़ेगा, ये क्या चल रहा है, ये आपका जो इंटरनल हाउस इन ऑर्डर सर्कस है, करने की जरूरत। हाउस इन ऑर्डर करें, इंटरनल सर्कस खत्म करें, हमें आगे चीजें देखनी है, बहुत लंबे लंबे चैलेंजेस आने वाले हैं। रशिया के भी फॉरेन मिनिस्ट्री से इस तरह के बयान आए कि इमरान खान हमारे पास आया था, उसको उसकी सजा मिल रही है, उन्होंने पूरा बैकअप किया है। तो ये अब जो आपके अरबाब इख्तिदार हैं और इख्तियार हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि दुनिया क्या सोच रही है आपके बारे में। अगर ये अभी भी एक छोटी सी कुटिया में जिंदा है, तो इनको सोचना चाहिए कि ग्रेटर जियो पॉलिटिक्स में सोचना शुरू करें भाई। ये कोई आप ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, ये कोई आप अकेले में नहीं, कोई जजीरे पे हो आप, कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और इंडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि पाकिस्तान बीच में पड़ता है। अगर पाकिस्तान नहीं होता ना, तो इंडिया सीधा न्यू दिल्ली से रूट निकालता, जो कि सेंट्रल एशिया, जी जी तुर्की जी से जी होता हुआ जी। सीधा जाता। उससे कोई जरूरत नहीं थी इतनी लंबे चौड़े रूट की। उसका प्रॉब्लम ही यही है कि रास्ते में आप पड़ते हो, और इसीलिए वो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को लेने के चक्कर में है कि अगर वो ले लेगा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हो गया, तो वो उसका सीधा रूट बन जाएगा सेंट्रल एशिया से। आप गए, फारिग हो जाओ आप, आपका कोई फायदा नहीं है जी। अब। ये चैलेंजेस है। तो चाइना कोशिश करेगा, हिंट दे रहा है वो अपने एम्बेसडर के थ्रू। लेकिन हमारे जो अंदर के लोग हैं, अल्लाह करे उनको समझ आ जाए। लेकिन एक बात बता दूं मैं, अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी हैवी हुई हुई है आपके अंदर, आपकी सफ़ों में, ये बता दूं मैं आपको। तो ये तो कोई, मैं भी वो, जो हम बात करते हैं ऑफ ऑफ द रिकॉर्ड, कि जो डिवाइन इंटरवेंशन है भाई, ये उसका काम है। ये ऐसे नहीं होगा कि मैंने अहमद को कोई बात समझा दी और अहमद समझ गया और अहमद ने वो काम कर दिया। यानी अहमद ने बोला नहीं नहीं यार मैं गलत कर रहा था, मैं आप सही कर दूंगा, या सलमान को समझाया, सलमान बोला नहीं नहीं मैं गलत कर रहा था, मैं आप सही कर दूंगा। ये ऐसा नहीं है। ये बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है, डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है, और डिवाइन इंटरवेंशन होती है। और इंशाल्लाह देखेंगे आप कि हमारे केस में भी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम दीवार पर लग गए हैं, बिल्कुल हम दीवार पे लगे हुए हैं। अब या तो दीवार टूटेगी, ऊपर से कोई आएगा, कुछ ना कुछ होगा। अब देखते जाएं क्या होता है। मैं स्टे ट्यून हूं, लेकिन अमेरिका इंडिया का जो इलेक्शन है 2024 का, नजर रखें इसके ऊपर। जी जी। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक तफसीली गुफ्तगू की इस हवाले से। और हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी हो आगे आने वाले वक्त का, ज़ाहिर है सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्म है और गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है। तो हमारी दुआ यह है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम तर मामलात में सुरखरू करे, क्योंकि ये झंडा जो है वो लहराता रहे। बहुत इस वक्त हमारा मुश्किल टाइम गुजर रहा है, तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह, जिस तरह से आपने जिक्र किया डिवाइन इंटरवेंशन के हवाले से, तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस वक्त जो लोग हंस रहे हैं और जो तदाबीर कर रहे हैं हमारे खिलाफ, उनकी तमाम तर तदाबीर उल्टी हो जाएं और हमारा मुल्क दोबारा से इन बहरानों से निकल कर तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। और जो इम्पोर्टेंस, ये कहा जाए तो गलत ना होगी, 2018-19 के अंदर जो पाकिस्तान की इस वक्त थी, वो दोबारा से वही इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को मिल जाए कि लोग, आम तबका जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा परेशान है। उन लोगों को जिनको नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, उनको नहीं पता कि भाई आपकी रीजनल पॉलिटिक्स क्या है, या ट्रेड रूट्स क्या हैं, या दूसरी मुश्किल मुश्किल टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ अपनी दो वक्त की रोटी और
उनको अपनी मजदूरी से तमाम तर चीज़ों से सरोकार है, तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और जिस तरह आपने देखा कि जिस पेट्रोल 306 से 331 रुपये 32 रुपये हो गया है, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। और इसका बराह रास्त असर गरीब तो वैसे ही पिस गया है, लेकिन ऐसे लोग भी जो कि वेल ऑफ थे और फाइनेंशियली स्टेबल थे, अब उन लोगों को भी परेशानी लाहक होती चली जा रही है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कौम को नेक हिदायत दे और एक ये हमारी जो कौम है इसको वाकई कौम बना दे। फ़िलहाल अभी हजूम है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ आज इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे। मुझे और सलमान भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। facebook.com/तुरफ़ातमाशा हमारा पेज है, साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं twitter.com/तुरफ़ातमाशा पर। इसके अलावा आप अहमद जलील जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आप तमाम तर पुरानी जो भी एपिसोड्स हैं हमारी वो आप देख सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा। अहमद जलील साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।